हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। शुभम, मम्पी, विकी, मोहित, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। ठीक है मैम। मैम मैं आज का क्लास शेड्यूल में नहीं शो कर रहा था। क्या शो तो कर ही रहा था, शो हो रहा था। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, नॉट गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड मॉर्निंग। ऑल डन है ना? तो चलो स्टार्ट किया जाए। कल तो आपकी छुट्टी रहेगी। ओके, सैटरडे संडे तो ऐसे भी छुट्टी रहती है। सैटरडे छुट्टी, संडे, मंडे से फ्राइडे क्लास चलता है ना। और इस बार आपका कल अष्टमी नवमी है तो कल भी छुट्टी है। एक दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे ऐसे छुट्टी, मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे। अब छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंजॉय करना है, जो भी आपका पेंडिंग इंजॉय भी करना है। दशहरा है, दुर्गा पूजा है, तो घूमना फिरना तो है ही। ओके, फेस्टिवल्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, करना तो है, बट पूरे दिन घूमना फिरना थोड़ी है। जो भी पेंडिंग वर्क है, जिसने क्लास लेट से ज्वाइन किया वो क्लासेस को देख लेंगे। जो छूटा हुआ है, छूटा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंजंक्शन, वो सब देख लेना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल मैं आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ा रही थी ना। कल मैंने आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब पढ़ाया था। एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है, और इससे कैसे कैसे एरर आता है। स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। और कल मैं, आज तो मैं यूट्यूब पे एरर्स पढ़ाने वाली हूँ। 2024 में पूछे गए सारे प्री में एरर्स, तो मैंने एक इसका भी एरर देखा था। ठीक है, कल जो मैंने पढ़ाया था ना, इसका मैंने एरर देखा था। आज मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी। एक क्वेश्चन आया था, ऐसा था, द मॉब, मॉब या मतलब पूरा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही था, द क्राउड बिकेम वायलेंटली, वायलेंटली लगा हुआ। कल जो मैंने पढ़ाया था उसी पे बेस्ड एक एरर देखा मैंने प्री में। ये देखो, बिकेम कैसा वर्ब है, क्राउड, क्राउड हिंसक बन गया तो बिकेम वर्ब है। ये जो वॉयलेंट है ना, वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक, वॉयलेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, और वॉयलेंटली मतलब हिंसक पूर्वक, वॉयलेंटली एडवर्ब है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये तो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन क्राउड हिंसक हो गया, बिकेम, जैसे जैसे ही बिकेम अ टीचर, वो एक टीचर बन गया। ही बिकेम ऑनेस्ट, वो लाइफ में ईमानदार बन गया। तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। आप बोलोगे कि मैम ऑनेस्टली होना चाहिए था ना, एडवर्ब होना चाहिए था, क्योंकि बिकेम तो वर्ब है, बिकेम वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब होना चाहिए था, बट एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि बिकेम स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। तो इस बार के प्री में एक मैंने ये भी एरर देखा, एग्जाम में उन्होंने वॉयलेंटली लगा के दे दिया था, एडवर्ब लगा दिया था, बट बिकेम में कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, ये तो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है। ठीक है, तो वहां पे वॉयलेंट होना चाहिए था, वॉयलेंट होना चाहिए। नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं, इतना तो आपको कोई फोन करके कॉल करके बताएगा नहीं ना आज क्लास है नहीं है। इतना तो याद रख सकते हो कि 9:30 को मैम की क्लास होती है, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, आप क्लास कनेक्ट करके आ जाओ। अगर तबीयत वगैरह किसी दिन खराब हुई, कुछ भी हुआ, तो वो तो मैं मैसेज डाल ही देती हूँ, जिस दिन नहीं हुआ तो इतना नोटिफिकेशन की जरूरत क्या, क्यों? ओके,
वहां पे ज्योति व्हेन नहीं होगा, इफ होगा, इफ लगेगा, क्योंकि कंडीशन बता रहा है ना कि अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आया हुआ होता तो पेशेंट मर गया होता है। कंडीशन बता रहा है ना, इफ द डॉक्टर, अगर डॉक्टर, तो वहां पे व्हेन नहीं लगाना, इफ लगाना। ओके, हाँ, तो ये हमने एक आया था वॉयलेंटली वाला आया था, वही डिस्कस कर रही हूँ कि बिकेम स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ उन्होंने एग्जाम में एडवर्ब लगा के दे दिया था, बट स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लगता है, लेता है। कल मैंने आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ब पढ़ाया कि स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, ओके, एक्शन वर्ब का आईएनजी होता है। आज हम दो तरह का वर्ब और पढ़ेंगे। कल मैंने वर्ब को दो भाग में बांटा था, एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे। कल हमने क्या पढ़ा था, वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? एक होता है एक्शन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब, और एक होता है स्टेटिव वर्ब। कल हमने ये डिटेल में किया। अब फिर से वर्ब को दो भागों में बांटूंगी, किसके आधार पे? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। और आपको जिन बच्चों का पहला वाला क्लासेस, सब 3 क्लास छूटा हुआ है ना, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, उसको कर लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को, अगेन ये वाला जो मैं वर्ब को दो भाग में बांट रही हूँ, इसको तो दो भाग में बांटा था, एक्शन और नॉन एक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को फिर से दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव, हिंदी, अगर हिंदी देखा जाए तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब इज सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब इज अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, कोई पूछे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। आप इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल दे रही हूँ। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट होने के लिए, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। तो ट्रांजिटिव वर्ब बस ये ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, और ट्रांजिट का और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जनरली हमारा सेंटेंस, देखो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं? जब एक्शन ट्रांजिटिव मतलब एक्शन का ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर मतलब समझ रहे हो? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब काम सब्जेक्ट कर रहा है और एक्शन ट्रांसफर होके उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। इसे लिखा मैंने, he rang the bell, he rang the bell, उसने बेल को रिंग किया। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको, यहाँ का जो रैंग है, ये जो रैंग वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये रैंग ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? बिकॉज ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। और रैंग कैसा वाला वर्ब है? ट्रांजिटिव। क्यों? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, ही से ट्रांसफर हो रहा है बेल पे। ही ने काम किया, ही ने काम किया, बट उसका प्रभाव जाके पड़ा किस पे? बेल पे। तो बेल ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, मतलब ये डूअर है। डूअर मतलब ही काम कर रहा है, और रिसीवर मतलब जो काम के प्रभाव को रिसीव करता है, ये रिसीवर है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। जैसे रैंग वर्ब है, रैंग वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव है। अंडरस्टूड है ना? उसने किसी चीज को
रैंग, उसने किसी चीज को बजाया होगा, तो उस चीज का जिक्र वर्ब के बाद होगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब में जैसे लिखा मैंने, देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे स्टॉप वर्ब, स्टॉप, ये स्टॉप वर्ड ना इंट्रांजिटिव भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। जरा देखना, ये ही स्टॉप्ड द ट्रेन, और फिर मैंने लिखा ही स्टॉप्ड सडनली। तो दोनों सेंटेंस में स्टॉप वर्ड दोनों हो सकता है। उसने यहाँ पे क्या चीज को रोका, ऊपर वाले सेंटेंस में उसने क्या चीज को रोका, उसने ट्रेन को रोका। रुका तो ट्रेन ना, काम किसने किया, ही ने, स्टॉप करने का, और उसका प्रभाव तो जाके ट्रेन पे पड़ा, तो ट्रेन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो स्टॉप्ड है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। क्योंकि रुका तो ट्रेन ना, ही ने ट्रेन को स्टॉप किया। बट नीचे वाला सेंटेंस देखना, ही स्टॉप्ड सडनली, वो सडनली रुक गया, तो उसने अपने आप को रोका ना, ही सडनली स्टॉप हो गया, मतलब अपने आप को रोक लिया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए ना, बट ट्रेन नाउन है। बट सडनली नाउन प्रोनाउन थोड़ी है, सडनली स्टॉप्ड की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। तो यहाँ का जो स्टॉप्ड वर्ब है, ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो नाउन प्रोनाउन के रूप में होता, बट सडनली तो एडवर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, ही अपने आप को रोक लिया, लेकिन ही ने यहाँ ट्रेन को रोका। तो स्टॉप्ड ट्रांजिटिव और अनट्रांजिटिव दोनों होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिव होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इनट्रांजिटिव होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होता है। अभी मैं वही सब करवा रही हूँ। बस अभी इतना याद रखो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उसको ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ये वाला जो स्टॉप था ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ड था, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो या तो नाउन होता या प्रोनाउन होता, बट सडनली तो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना, द लगा है, नाउन है, ट्रेन एक वस्तु है, नाउन है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जहां का वर्ब आप बताओगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है, हाँ लिख लिया। अब मुझे आप कुछ सेंटेंसेस बताना। देखो ये तो मैंने आपको करवा दिया, ये स्टॉप्ड वर्ब है, वर्ब है, और ये भी वर्ब है, और ये वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। ये जो द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन में ना एक ऑब्जेक्ट आया। आप बोलोगे मैम आपने इसको ऑब्जेक्ट क्यों माना, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना है या प्रोनाउन। तो ट्रेन नाउन है ना, कैसे पता चला कि नाउन है, द लगा है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो यहाँ स्टॉप्ड के बाद नाउन आया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ का स्टॉप्ड कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये देखो सडनली, सडनली कहीं से भी नाउन नहीं है। ये सडनली किसकी विशेषता बात, ये नाउन कैसे है। एक और मैंने आपको फर्स्ट डे नाउन पहचानने का तरीका भी बताया था। एक तो आर्टिकल लगा है, नाउन है, द ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन है, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, अचानक ड्राइवर अपने आप को रोक लिए, अचानक से ड्राइवर रुक गया। यहाँ ड्राइवर ने ट्रेन को रोका, प्रभाव जाके ट्रेन पे पड़ा, तो ये ट्रांजिटिव है। बट यहाँ ड्राइवर ने अपने आप को रोक लिया, ओके, ड्राइवर ने काम किया और ड्राइवर का प्रभाव भी उसी पे पड़ा, रुका तो खुद ड्राइवर ही ना, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। और ऐसे भी याद रखो कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और ये सडनली ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होना है। तो लेकिन ये तो एडवर्ब है ना, कैसे पता चला एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और याद रखना है
याद रखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव आपको मैंने बताया भी था। ये देखो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। और हमारा जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है ना, वर्ब ट्रांजिटिव होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट से, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता है। द लायन फॉट विथ द वुल्फ, यहाँ पे देखो विथ प्रेपोजिशन आ गया, विथ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम यहाँ भी तो यहाँ का जो वर्ब है, यहाँ का जो वर्ब है ये भी तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही, तो ट्रांजिटिव होना चाहिए ना। मैंने क्या बोला कि हमारा वाक्य ट्रांजिटिव होता है वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ये वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट था, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट आया, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट किसका है, डायरेक्टली वर्ब का है, ये डायरेक्टली वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ भी ऑब्जेक्ट था, प्रेपोजिशन का था, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव होने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन का नहीं चाहिए। ठीक है, चलो लिखते जाइए। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो वो ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट आएगा तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस, ऑब्जेक्ट वाला ट्रांजिटिव वर्ब होगा कब, जब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तब तो वो इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव, बट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स का से इंट्रांजिटिव। ओके, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट है और आपने कहा है कि ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होगा ना, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रेपोजिशन का है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता, इंट्रांजिटिव रहे। लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे, देखो वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, इतना दूर क्लियर है, और भी दे रही हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बट वर्ब वाला प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव ही रहे। हो गया ये। अब और भी क्वेश्चन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो, ये ईस्ट भी तो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव थोड़ी होता है, ये तो इंट्रांजिटिव। और यहाँ पे कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा, सन खुद ईस्ट में राइज करता है, ऐसा नहीं हो रहा है कि सन ने कुछ काम किया और किसी और पे प्रभाव पड़ा। फिर देखो ही प्रेजेंटेड, हाँ, और ये भी बताया था मैंने कि कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आता है, ये फर्स्ट डे बताया था मैंने। एक मिनट रुको, ये वाला अभी मत लिखना, ये पहले लिखिए, इसको अच्छे से लिख के बताऊंगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ का राइजेस इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव नहीं होता, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से इंट्रांजिटिव होता। कंजंक्शन को क्यों खुशी बीच में ला रहे हो, हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ कंजंक्शन कहाँ से आ गया। ये देखना, he presented her a ring,
ये बताया था ना, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ही ने क्या दिया, ही ने प्रेजेंट किया, वो प्रेजेंट किसके जाके को मिला, हर को, तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और ये इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए मानेंगे क्योंकि इसके पास दो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से भी ट्रांजिटिव होता है, और दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, प्रेपोजिशन नहीं आया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट। कभी कभी हमारे वाक्य में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट आता है और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, तो उसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जब डाई का मतलब होता है दो, ओके, कभी कभी हमारे सेंटेंस में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। हाँ, तो अब तो ये तो भर भर के ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके पास तो दो दो ऑब्जेक्ट आया है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब ही है, क्योंकि कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अगर ऐसा रहता, ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, बट ये ड्राई ट्रांजिटिव नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव। देखो एक एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बट वर्ब का, और ये भी टू के बाद आया, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ भी ऊपर वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट था, बट दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का था, तो हम इसको डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। बट हम इसको डाई ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाई ट्रांजिटिव होने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का होना चाहिए, बट यहाँ एक ऑब्जेक्ट वर्ब का है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, तो यहाँ का प्रेजेंटेड भी ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव होने के लिए उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आ ही रहा है ना, और एक प्रेपोजिशन का है। और कभी कभी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, वर्ब के बाद लगातार दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्लियर, डन, दोनों ट्रांजिटिव ही। तो यहाँ पे वही सेंटेंस था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वर्ब का था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये प्रेपोजिशन का है। ठीक है, वर्ब का भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, प्रेजेंट कुछ चीज कर रहे हो, कोई भी चीज किसी व्यक्ति को दे रहे हो या कोई चीज दे रहे हो, तो प्रेजेंट हमेशा ट्रांजिटिव ही होता है। कभी कभी प्रेजेंट के साथ दो ऑब्जेक्ट आ गए और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का ही है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो इसको हम, ये भी प्रेजेंट है ही, प्रेजेंटेड है ही, बट ये ड्राई ट्रांजिटिव। ये आपको बताना वर्ब चैप्टर में इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं वर्ब में इन्फिनिटिव पे आऊंगी, जब मैं आपको इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे बताऊंगी कि देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का, प्रेपोजिशन का नहीं। डन, ये भी हो गया। हमने दो तरह का, अभी मुझे सब टाइप ऑफ वर्ब्स आपको बता देना। हाँ, एक चीज मुझे और बताना है आपको, ठीक है, हमने दो तरह का वर्ब किया, एक वर्ब किया एक्शन और दूसरा किया स्टेटिव। फिर हमने एक और वर्ब किया, वर्ब का एक और प्रकार है ट्रांजिटिव,
ठीक है, और दूसरा इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये भी कर लिया। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। ये वर्ब को बांटा गया है ऑब्जेक्ट के आधार पे। जो ऑब्जेक्ट ले रहा है वो ट्रांजिटिव है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ये मैंने वर्ब को दो भागों में बांटा था, उसके एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे। ठीक है, एक और वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी भी बोल सकती हैं, हेल्पिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। और एक होता है मेन वर्ब। एक होता है सहायक क्रिया और एक होता है मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे बच्चों का क्या कंफ्यूजन है बता रही। पहले तो ये सब बता दूंगी, और एक और वर्ब होता है जो मैं बाद में बताऊंगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक और तरह का वर्ब होता है जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और नॉन फाइनाइट बोलते हैं। जब मैं आपको जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पढ़ाना शुरू करूंगी उसके पहले ये बताऊंगी। ठीक है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब वो बाद में, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, डन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है इसको लेकर? अभी हम ऑक्सिलरी और मेन करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इसको लेकर बात करने वाले। ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। बच्चों ने दिमाग में बैठाया हुआ कि ये जो इज एम आर है ना, इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव हैड है, ये हमेशा सहायक क्रिया होता है, हमेशा ऑक्सिलरी होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और साथ में ये मेन वर्ब भी होता है। तो ये कंफ्यूजन, ऑक्सिलरी भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, दोनों का काम करता है। ठीक है, तो ये दिमाग से एकदम हटा देना ना कि इज एम आर हमेशा मेन वर्ब होता है। इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, इज एम आर मेन वर्ब भी होता है, दोनों होता है। अभी मैं सेंटर इज एम आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये वाला उतार के फिर ये लिख दो, ये दोनों होता है। ठीक है, ये दोनों होगा, ऑक्सिलरी का भी काम करेगा और मेन वर्ब का। वो तो सेंटेंस देख के हमें डिसाइड करना, पहले ये लिखो उसके बाद मैं सेंटेंसेस दे रही। सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताना कि कहाँ ऑक्सिलरी है कहाँ मेन। कि बच्चों ने रखा है कि ये तो हमेशा इज एम हमेशा ऑक्सिलरी होता है, मेन भी होता है। सारा एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, डू डज में डिड ले लिया है, इज एम आर में सब ना लेके एक वॉज ले लिया।
सारा सेंटेंस को उतारो पे। आज थोड़ा क्लास को ना जल्दी खत्म करना, आज मुझे थोड़ा सा काम है। पहले अब उतार के सारा सेंटेंसेस कॉपी करके डन बोलो। डन, ठीक है। ही वॉज ऑनेस्ट। अब बताओ कि ये ऑनेस्ट क्या है, बता दो जल्दी से। ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। और ऑनेस्ट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। ही की विशेषता बता रहा है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, और ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वर्ब है, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो, ठीक है, जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो, जरा फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को देखना। ही वॉज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट कोई व्यक्ति है ना, नाउन है, नाउन है। और ये भी वर्ब है, यहाँ भी वॉज वर्ब है, और सेकंड वाले थर्ड वाले में भी वॉज वर्ब है। और दोनों कौन सा वर्ब है? ओके, दोनों यहाँ पे एक ही वर्ब है। और जब वाक्य में एक ही वर्ब आए तो उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब। और यहाँ भी वॉज, स्टूडेंट तो नाउन है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि मेन है। तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये वाले सेकंड में दो वर्ब है। तो पहला वाला सहायक क्रिया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, तो दूसरा मेन वर्ब। तो आपने देखा कि वॉज पहला और थर्ड सेंटेंस में वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा था, ओके। और थर्ड वाले सेंटेंस में वॉज ऑक्सिलरी का काम कर रहा, ऑक्सिलरी। और लिंकिंग वर्ब, आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये जो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करे ना, तो उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो वॉज, वर, इज, एम, आर, ये वाक्य में मेन वर्ब का काम करने लगे तो इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जब इज, एम, आर, वॉज, वर सब लिंकिंग वर्ब का काम कब करता है? जब ये वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है। और इसको लिंक क्यों बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब ये तब होता है ना, इज, एम, आर, जब वो किसी एडजेक्टिव से लिंक होता है या किसी नाउन से लिंक होता है। इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हो कि इज, एम, आर को हम लिंकिंग वर्ब कब बोलेंगे? जब वो वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब है। और मेन वर्ब का काम तब करता है ना कि वॉज किसी एडजेक्टिव को के साथ लगा होता है या तो किसी नाउन के साथ लगा होता है। बट यहाँ का वॉज किसी एडजेक्टिव और दूसरे नाउन से नहीं जुड़ा है, यहाँ का वॉज दूसरे वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, पहला वाला ऑक्सिलरी होता है, दूसरा मेन। तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। और जब मेन वर्ब का काम करता है तो उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी एडजेक्टिव के साथ लगा होता है, लिंक करता है सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ लिंक करता है, ठीक है। आई डिड द वर्क, यहाँ का डिड क्या है? अब आप बोलोगे कि मैम ये वर्क तो नाउन है। ये जो वर्क है, ये वर्क है, ये नाउन का भी काम कर सकता है और ये वर्ब का भी काम कर सकता है। एक वर्क का मतलब होता है काम, काम नाउन है। और एक वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना वर्ब है। जैसे लिखा मैंने दे वर्क, और फिर मैंने लिखा दे डू द वर्क। देखो दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है। दे वर्क वे काम करते हैं, और दे डू द वर्क ये काम करते हैं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। बट ऊपर वाले सेंटेंस में ना वर्क एज अ वर्ब यूज हुआ है, यहाँ का वर्क वर्ब है
बट यहाँ का ये सब्जेक्ट है, यहाँ का वर्ब डू है, ये वर्ब है, और यहाँ का वर्क नाउन है। यहाँ का वर्क तो वर्ब था, यहाँ का वर्क को हम नाउन नहीं वर्ब नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वर्ब के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ का वर्क को ना गलती से भी वर्ब मत मानना, इसको वर्ब मान लोगे और इसको ऑक्सिलरी समझ लोगे, नहीं, ये यहाँ का वर्क नाउन है। और जब वाक्य में एक ही वर्ब आ गया तो यहाँ का डिड हो गया, एक ही वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। दूसरा सेंटेंस में देखो, दो वर्ब है, एक डिड है और एक कम है, तो कम वाला जो दूसरा वाला होता है वो मेन होता है, पहला वाला सहायक क्रिया। तो यहाँ का डिड मेन वर्ब था, यहाँ का डिड ऑक्सिलरी। अगेन देखो, ये बुक क्या है, नाउन है, और यहाँ का हैव एक ही वर्ब है ना, तो यहाँ का हैव मेन वर्ब है। तो नीचे वाले में दो वर्ब है, पहला वाला हैव ऑक्सिलरी है और डन मेन। तो बस मुझे यही चीज आपको बताना था कि ये दिमाग में मत लाना कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड हमेशा मैम ऑक्सिलरी होता है। नहीं, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है और ये मेन भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज किया गया। जब मेन वर्ब का काम करेगा तो उसको हम दूसरे शब्दों में लिंकिंग वर्ब भी बोल देते। आगे बढ़े, पहले बताइए, इज इट क्लियर? थोड़ा बोर्ड में ज्यादा डर्टी कर दिया है मैंने, तो दोनों होता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया ऑक्सिलरी, मेन, एक्शन, नॉन एक्शन, स्टेटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मैंने वर्ब का टाइप्स पढ़ाया आपको। हर सिचुएशन में ऑक्सिलरी पहले होता है, मेन बाद में होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाद में कभी नहीं आ सकता है। अभी तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी। कभी कभी तो एक सेंटेंस में 3 वर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा, ये देखो, दे हैव डन द वर्क। अभी लिखना नहीं, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। दे हैव डन द वर्क, फिर लिखा आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, और फिर मैंने लिखा they have been working for 2 hours, पिछले 2 घंटों से काम कर रहे हैं। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में देखना, यहाँ पर ब्रेकफास्ट तो नाउन है ना, ब्रेकफास्ट नाउन है, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन लगता है, और यहाँ पे एक ही वर्ब है। जब भी एक ही वर्ब है तो वो मेन कहलाएगा, या लिंकिंग भी बोल सकते हो, लिंकिंग भी बोल सकते हो। नहीं, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट की बारी नहीं है श्रेयांशी। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पहले मैं सारा बेसिक करवा के जब एडवांस वर्ब पढ़ाने लगूंगी उसमें पढ़ाऊँ। यहाँ पे 2 वर्ब है, हैव डन ऑक्सिलरी और ये मेन, और यहाँ पे 3 वर्ब है, एक ये और एक ये। तो यहाँ ये भी ऑक्सिलरी, ये भी ऑक्सिलरी, 2 ऑक्सिलरी भी आ सकता है मेन। तो हमेशा ऑक्सिलरीज पहले आते हैं, मेन बाद में आता है। कभी कभी सेंटेंस में 3 वर्ब भी होता है, हमेशा मेन वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता है ना, तो उसको पहले रखते हैं ऑक्सिलरी को, कि मेन वर्ब को हेल्प करता है। आगे बढ़े, एक बार बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अभी तक तो मैंने वर्ब का टाइप्स बताया, अब मैं वर्ब के फॉर्म्स बताऊंगी, और ये तो बहुत जरूरी है, आगे जाके टेंस, नरेशन, वॉइस में भी काम आएगा। अभी मैंने वर्ब का आपको 3 तरह का टाइप बताया, एक टाइप मैंने छोड़ के रखा है,
फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, जहां अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वर्ब का फॉर्म्स बताऊंगी। फॉर्म्स का मतलब होता है रूप, टाइप्स मतलब वर्ब्स के प्रकार, और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के कितने फॉर्म्स है? वर्ब के कुल मिला के 5 फॉर्म्स है, ठीक है। एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3, एक है V4 और एक है V5, ठीक है। वर्ब के, और इतने दूर तक क्यों चली V2, V3, V4 और V5, ये वर्ब के 5 रूप होते हैं। लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए, अभी लिखेगा कोई भी नहीं, लिखेंगे नहीं। मैंने लिखा ही गोज। गो और गोज में क्या डिफरेंस है? किसी ने बोला गो और गोज। देखो ये याद रखना है कि जब नाउन में एस लगता है, ई एस लगता है या आई एस लगता है, तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन उल्टा वर्ब के साथ उल्टा होता है। जब वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं ना, तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। नाउन में हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, बट यही एस, ई एस वर्ब में लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे बॉय है, बॉय नाउन है तो इसका प्लूरल, बॉय नाउन है ना, बॉय नाउन है तो इसका प्लूरल मैंने बॉयज लगा के कर दिया, ओके। बेबी है तो बेबी में भी आई एस लगा के प्लूरल कर दिया। ये सब नाउन है और ये सबको प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं, बट वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस हटाते हैं, क्योंकि वर्ब में जब एस रहेगा तो सिंगुलर होगा। ही सिंगुलर होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गो और गोज में क्या डिफरेंस है, गो और गोज दोनों वर्ब है, वर्ब है। और जब वर्ब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर बन गया, और वर्ब में एस नहीं है मतलब प्लूरल। और आपको पता ही है कि ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुमको भी सिंगुलर होना है, अगर मैं प्लूरल हूं तो तुमको भी प्लूरल होना है। तो हम ही सिंगुलर है तो ही के साथ गोज लगाते हैं, और दे प्लूरल है तो इसके साथ हम गो लगाते हैं। तो गो और गोज में वही है कि नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बट वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये वाला जो वर्ब है एस लगा है तो सिंगुलर है, और वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल है। और दे तो प्लूरल है तो वर्ब भी, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल। और दोनों का टेंस क्या है? दोनों का टेंस प्रेजेंट टेंस है ना, वह जाता है और ही, दे गो, वे जाते हैं। दोनों का टेंस तो सेम ही है, वह जाता है और वे जाते हैं, बस डिफरेंस है कि ये सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है। तो यही चीज मुझे बताना था। कुछ बुक्स में आप क्या देखोगे, कुछ बुक्स में V1 और V5 को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि V1 और V5 वर्ब का जो रूप है ना, वो V1 और V5 सेम होता है, दोनों का टेंस सेम है, सिर्फ डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। दोनों होता तो प्रेजेंट टेंस ही है। ये देखो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है, और ये भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो कुछ बुक्स में V5 का जिक्र ना करके वो मान लेते हैं कि V5 तो V1 का ही पार्ट ही है, दोनों का टेंस सेम है, बस एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो दोनों प्रेजेंट टेंस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों प्रेजेंट टेंस, बट ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है। तो प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म में हम क्या लगा सकते हैं, गो लगा सकते, ठीक है, राइट लगा सकते हैं, ये सब वर्ब का V1 फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस ना हो। और प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म इसी का लगा देंगे, गोज, राइट्स। तो V1 और V5 सेम होता है, ठीक है। V1 और V5 सेम होता है, सिर्फ अंतर है सिंगुलर और प्लूरल, है तो दोनों प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ये पास्ट टेंस। तो गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। राइट का पास्ट टेंस क्या होता है, रोट। और पास्ट टेंस में हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखते हैं, ये चीज याद रखना। पास्ट टेंस का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे ही लगाया तो ही के साथ मैंने गोज लगाया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाया, और दे प्लूरल है तो प्लूरल लगाया। तो जो भी सिंगुलर और प्लूरल होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। पास्ट टेंस में ना सिंगुलर के साथ भी वही वेंट लगेगा और प्लूरल के साथ भी वही इवेंट।
देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में अलग अलग लग रहा है, ही के साथ गोज और दे के साथ गो, लेकिन जब पास्ट आ जाता है ना तो सिंगुलर के साथ भी, ही सिंगुलर है उसके साथ भी वही पास्ट, और दे प्लूरल है उसके साथ भी वही पास्ट। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते, ठीक है। ही रोट और दे रोट, बट प्रेजेंट टेंस में ही राइट्स, दे राइट, ये हो गया। अब V3 हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, आपने तो रट लिया है गो वेंट गॉन राइट रोट रिटन, बट होता क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको बड़ा आसानी मतलब आराम से समझाना है। और V4 को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ कि इसको पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पास्ट पार्टिसिपल में गो वेंट गॉन हो जाएगा, उसी तरह राइट रोट रिटन इसका V3 फॉर्म होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, कोई भी वर्ब ING फॉर्म में हो ना, ING फॉर्म का मतलब क्या होता है, V1, किसी भी वर्ब का V1 प्लस ING, जैसे गो, V1 में गो था, गोइंग, राइटिंग, किसी भी वर्ब का ING फॉर्म आ गया, राइटिंग, किसी भी वर्ब का ING फॉर्म आ गया तो V4 फॉर्म मानना, V4 हमेशा ING। ये इसको मुझे डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि बच्चों का होता है कि मैम आज तक समझ ही में नहीं आया ना, रट लिया है गो वेंट गॉन राइट रोट रिटन, बट आज तक समझ में नहीं आया कि ये V3 होता क्या है, और इसको पास्ट पार्टिसिपल इसका नाम क्यों पड़ा, और V4 का नाम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों पड़ा। इसको तो कंटिन्यूअस भी लिख सकते थे ING लगाने के लिए, लेकिन इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, पहले आप लिखो इसको। और कोई पूछे कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म जैसे जैसे इस गो का बेस फॉर्म ना, गो गो होगा, क्योंकि इसके बेस फॉर्म से ही सब बन रहा है ना, ये मेन फॉर्म है, बेस फॉर्म बोलो या रूट फॉर्म बोलो, इसका गो से ही वेंट बना, गो से ही गोज बना, गो से ही गोइंग बना, गो से ही गॉन बना, तो इसीलिए इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी कल है ना, और सैटरडे संडे तो ऐसे भी छुट्टी रहती है, अच्छी बात है कि दुर्गा पूजा में ज्यादा छुट्टी देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसे ही सैटरडे संडे आ गया। मैं अभी आपको ज्यादा छुट्टी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना नेक्स्ट मंथ में थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, नवंबर मंथ में मुझे 2 डेज के लिए, जस्ट दिवाली के बाद 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाना है, ठीक है। और दिसंबर में भी मुझे लग रहा है, दिसंबर में या तो मैं सैटरडे और संडे वाला छुट्टी कर लूँ, उस दिन आपका क्लास नहीं होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी आपका कम से कम छुट्टी में, दशहरा में 1 ही दिन की छुट्टी दी है मैंने। हाँ, पार्टिसिपल क्या होता है मैंने देखा था, दिवाली के जस्ट बाद मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वहाँ मैं यूज़ करूँगी। और दिसंबर में भी मुझे थोड़ा सा जाना है बाहर, लेकिन अगर सैटरडे संडे में मैं चली जाती हूँ तो खैर छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो V1 क्या होता है, V1 इज प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, और V2 इज पास्ट टेंस, V3 इज पार्टिसिपल, ये सब पार्टिसिपल वगैरह सब पढ़ाऊंगी। आज तक समझ ही में नहीं आया मैम कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। V5 प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, लिख लिया, जैसे जैसे मैंने लिखा, ये देखो मैंने लिखा, मैंने लिख दिया ऐसे राइट, या मैंने क्या लिखा, गिव लिखा, ठीक है।
और फिर गिव्स लिखा, फिर लिखा गेव लिखा, ठीक है, फिर लिखा गिवन और गिविंग। ये फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारे वर्ब, तो ये क्या है, गिव भी प्रेजेंट है, गिव भी प्रेजेंट है और गिव्स भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट टेंस। बट वर्ब में एस लग गया, इसका मतलब है सॉरी, वर्ब में एस लग गया है, इसका नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, और वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल। और ये क्या है, पास्ट टेंस। ये तो ये गिव क्यों कौन सा हो गया, जब वर्ब में एस नहीं लगा है, प्लूरल लगा है, तो ये गिव क्या था, यहाँ पे लिखते ये गिव कौन सा फॉर्म था, V1 था। और गिव्स कौन सा फॉर्म था, V5। V1 और V5 सेम होता है, बस V फॉर्म प्लूरल फॉर्म है और V1 सिंगुलर। और इसी का पास्ट टेंस गेव हो गया, गेव हो गया, और गिवन इसका थर्ड फॉर्म हो गया, गिव गेव गिवन। और ये इसका फोर्थ फॉर्म हो गया। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING, ING, ING। ING जैसे मैंने लिखा, देखो ऐसा लिखा मैंने, हैज, V1 V2 लिख रही, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। हैज, हैव, हैड, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब दोनों होता है, क्योंकि ज्यादातर मेन वर्ब का ही आपका बनता है, हैज, हैव, हैड, मेन वर्ब का ही V1 V2 बनता है। अब ये देखो, ये अगर मुझे हैज, हैव का करना हो तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, तो दोनों प्रेजेंट टेंस ही, बट ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, ठीक है। और इसका V2 क्या बनता है आपका, हैड, और इसका V3 क्या बनता है, V3 भी हैड ही बनता है। इसका हैव का V2 भी हैवी होता है और V3 भी हैड ही होता है, और इसका V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, हैविंग, ING। V4 का मतलब समझ जाना, ING। इसी तरह अगर मुझे डू डज डिड का लेना हुआ, मुझे डू डज डिड का लेना हुआ, तो मैं इसका क्या लूंगी, डू। डू क्या है, वर्ब में एस नहीं है, इसका मतलब है प्लूरल है, तो प्रेजेंट टेंस ही, तो ये डू भी V1 है, और इसी का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर हो गया डज, इसी का पास्ट टेंस हो गया डिड, इसी का V3 हो गया है डन, और इसी का ING हो गया है डूइंग। तो ये सब वर्ब के फॉर्म्स है। ठीक है, हाँ, ये सब वर्ब के फॉर्म्स है। और वर्ब के फॉर्म्स में ना, अब बुक में देखोगे, ठीक है, हम कंपेयर होता तो 5 है, बट हम कंपेयर 3 का करते हैं, 3 का करते हैं। क्यों 3 का करते हैं, क्योंकि V5 को हम V1 में ही मान लेते हैं, V5 और V1 मान लेते हैं, और V4 को इसलिए नहीं रखते हैं, अंडरस्टूड है कि V1 में से हर चीज में ING लगाते जाओ, कोई भी वर्ब में ING लगाते जाओ तो ये V1 V4 बनते जाएगा, ठीक है, V4 बनते जाएगा। तो बुक्स में देखोगे ना, V1 V2 करीब 400 V1 V2 लगा के दे देते हैं, इजी वाला भी डाल देते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, कुछ 60-70 V1 V2 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आता है, ओके। हम 300 करने की जरूरत नहीं है आपको, वो मतलब इजी वाला पता है, इजी वाला ये नहीं पूछतेंगे, जैसे दे देंगे गिव गेव गिवन, ये तो सबको पता है, राइट रोट रिटन, ठीक है, ये तो सबको पता है। हम कुछ 60-70 वही करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आता है, एग्जाम्स का फेवरेट होता है, एग्जाम्स में आता है 60-70, उसको डिटेल में अच्छे से करेंगे, जहाँ जैसे ब्रॉडकास्ट, कास्ट, सिंक, संक, जो जो एग्जाम्स में आता है, बियर, बोर, मेन वाला, ठीक है। V2 और V3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों V2 और V3 में कंफ्यूजन है, ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं V1 V2, कुछ का V2 अलग होता है, V3 अलग होता है। जैसे मैंने लिख दिया गिव गेव
गिवन। तो यहाँ तो V2 अलग है, V3 अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि V2 और V3 सेम हो जाता है। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट, तब कंफ्यूजन होगा। कंप्लीट का V2 वी कंप्लीटेड होता है, इसको मैं बताऊंगी, और इसका V3 भी कंप्लीटेड होता है। तो दोनों का तो कंप्लीटेड है, और ये तो V2 है और ये तो V3 है। तो कैसे पता करूं? हैज हैव हैड के साथ लगा है, इसका मतलब है V3 है। ये देखना, ही कंप्लीटेड द वर्क, ही कंप्लीटेड द वर्क, और फिर मैंने लिखा ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अभी आपको बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। और आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कंप्लीटेड V2 है कि V3 है? क्योंकि कंप्लीटेड का V2 और V3 दोनों तो सेम ही है, कैसे पता चलेगा? अकेला लगा है ना, इसका मतलब है V2 है। अगर कंप्लीटेड के पहले हैज हैव या हैड आ गया तो अंडरस्टूड है कि हैज हैव हैड के बाद, ये मैं पढ़ाऊंगी, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। तो अगर हैज हैव हैड के साथ लगा हो, पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ लगा है, तो वो V3 है। ये सब हम लोग सब डिटेल में करने वाले हैं। ओके हाँ, अब मैं ये सोच रही थी ना, एक चीज मुझे बताना था मैं, कि आप ही लोग बताओ क्या करना है। क्योंकि इसको मैं अगर मतलब इसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। ये जो V3 को, ये तो आपको क्लियर है। V1 तो क्लियर है, V1 प्रेजेंट टेंस का प्लूरल होता है, और वह प्लूरल कब होता है? जब उसमें S ना लगाओ। नाउन में S होता है तो प्लूरल होता है, बट वर्ब में S नहीं होता है तब प्लूरल होता है। तो V1 और V5 तो क्लियर है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, बस डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। और आपका V2 भी क्लियर है, बस आपका डिफरेंस, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये V3 को पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ठीक है, और V4 को भी पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं। पहले तो इसका नाम पार्टिसिपल पड़ा, और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं। मैं ये सोच रही हूँ ना कि इसको मैं मंडे को पढ़ाऊं। इसका कारण क्या है बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो ये चीज नहीं, ये तो इजी है, अभी मैं समझा दूंगी। ओके, कुछ बच्चे देख रही हूँ, आज थोड़ा मेरा अटेंडेंस भी कम लग रहा है, कि जब मंडे को बच्चे आएंगे ना, तो मैं आज ये सब पढ़ा दे रही हूँ कि इसको पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, और फिर मंडे आगे पढ़ाऊंगी ना, तो मंडे जो बच्चे आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, मंडे जो बच्चे आएंगे ना उनको समझ में नहीं आने वाला है कि, और फिर बच्चे आके बोलेंगे कि मैम फिर से समझाइए। और ये 5 मिनट का चीज नहीं है, ये पूरे को समझाने में ना मेरे को करीब 20 मिनट लगेगा, कि इसको हम पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, और पार्टिसिपल में भी पास्ट क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट क्यों बोलते हैं। क्योंकि मंडे जो बच्चे आएंगे फिर से बोलेंगे मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए। और ये नहीं समझोगे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हम V3 और V4 का ही करते हैं, ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हाँ, तो क्या किया जाए, छुट्टी कर ली जाए आज, आधा मंडे से ही स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मंडे को मैं बताऊंगी कि इसको पार्टिसिपल क्यों बोला जाता है। और ये ऐसा चीज नहीं है कि आज मैं समझा देती हूँ, फिर मंडे को आके बच्चे पूछेंगे ना, तो मैं 10 मिनट में फिर से नहीं समझा पाऊंगी, और मुझे फिर समझाना पड़ेगा, और वहां आपका फिर से जो बच्चे आज पढ़ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो मंडे को ही कर लिया जाए, क्या क्या बोलते हो? हाँ, पूजा करनी है ना, मैं तो पूजा करके आई हूँ। मंडे को ही करते हैं तब। और आप लोग भी पढ़ के जाओगे, और आपकी छुट्टी है 3 दिन बाद आओगे, तो 3 दिन में 3 बार नहाओगे, सब भूल चुके होगे। ठीक है, तो मंडे को ही कर देती हूँ। पढ़ाने का तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन मुझे फिर से ये टॉर्चर करेंगे जो नए बच्चे आएंगे ना, वो सब फिर बताएंगे। ये सब मैं मंडे को ये सब फॉर्म्स वगैरह करवा दूंगी अब। ओके, छुट्टी कर लेते हैं आज। आज हम लोग अपनी क्लास 1 घंटा का ही किया हमने आज। ओके, तो विश, अपने स्टूडेंट्स को विश कर देना, सारे स्टूडेंट्स। विश ऑल माय चैंपियंस a very happy
दशहरा सबका एक ही साथ लिख देती हूँ। दशहरा की बहुत सारी बेस्ट विशेस। ओके, मे गॉड गिव यू, मे द गॉडेस गिव यू गुड हेल्थ। पहले तो हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जहां भी रहिए हमेशा खुश रहिए। ओके, हमेशा खुश रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मे यू गेट योर ड्रीम जॉब, मे यू गेट योर ड्रीम जॉब। जो भी आपका जॉब ड्रीम जॉब है आपको मिल जाए। और भगवान से, माता दुर्गा से यही प्रे करूंगी कि नेक्स्ट दशहरा आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस से दशहरा सेलिब्रेट करते हुए मिलो और मैं आपके स्टेटस देख देख के यहाँ से खुश होते रहूं। ओके, नेक्स्ट दशहरा गवर्नमेंट ऑफिस, वहां से आपको आपका मनपसंद जॉब मिल जाए। लाइफ में भगवान, हम लाइफ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। एक तो भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे और मन हमेशा आपका शांत रहे, हमेशा पीस रहे स्टूडेंट्स मेरे, ताकि मैं, ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे इतनी ऊंचाई हासिल करे ताकि मैं यहाँ से देख के बोलूंगी, लुक ही इज माई स्टूडेंट। एक समय में मैंने इसको अपने अचीवर 4.0 में पढ़ाया, देखो आज ये स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ओके, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल माय चैंपियंस। अच्छे से दशहरा सेलिब्रेट करिए, ठीक है। सेलिब्रेशन 2-3 दिन सेलिब्रेट कर लेते हो तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाता है, लेकिन आपको बाद में कुछ रिग्रेट ना हो। खास करके जो बच्चे पहला दिन से क्लास देख रहे हैं उनका तो कुछ भी छूटा नहीं है, लेकिन जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, कोशिश करिएगा कि जो आपका शुरू का फंडामेंटल का 3 क्लास है और कंजंक्शन टारगेट लेके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि मंडे से फिर आप वर्ब के साथ हम लोग करेंगे। नहीं, मैं पीडीएफ वुडीएफ उज्जवल कुमार नहीं देती हूँ, मैं डिटेल में समझाने पे भरोसा रखती हूँ। ओके, अ बिग थैंक, हाँ ओके, तो चलो एंड किया जाए। अरे एक मदर फादर की दुआ लगती है और टीचर की दुआ, एक गुरु की दुआ तो बच्चों को लगती ही है। और आपके सिलेक्शन में मेरा भी तो स्वार्थ है। ओके, मैं भी तो सेल्फिश हूँ, स्वार्थी हूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका सक्सेस मेरा सक्सेस। आपके सिलेक्शन से ना टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होता है, टीचर को और भी मेहनत करने का मन होता है। तो आप लोगों को मुझे वो दिन दिखाने हैं, मुझे मौका देना है। आप देखते हो जब मीटअप्स होते हैं, जब भी मैं मीटअप करती हूँ ना, तो जो मीटअप होता है ना वो मेरे लाइफ का सबसे हैप्पी और इमोशनल मोमेंट होता है। ओके, वो फीलिंग्स मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, जब अपने सामने अपने स्टूडेंट्स के चेहरे पे सक्सेस, स्माइल, कॉन्फिडेंस, एक शांति देखने को मिलती है। मुझे यही देख के लगता है ना उनको कि भाई बेचारा कितना परेशान रहता था, वो कैप क्लोज टेस्ट ग्रामर पढ़ पढ़ के, अब इसको छुटकारा मिल गया, अब ये अपनी लाइफ आगे जिएगा। ओके, तो चलो मंडे को मिलते हैं। मंडे को इंग्लिश को फिजिक्स बना दिया है। ओके